पीएचडी करना या शोध की किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत, चाहे वह कोई एनजीओ हो, कोई सामाजिक संस्थान हो, किसी क्षेत्र में विशेष में जाकर के कोई शोध कार्य कर रहा हो। शोध कार्य की इस प्रक्रिया में प्रतिचयन करना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रोसेस माना जा सकता है। प्रतिचयन क्या होता है? प्रतिचयन का तात्पर्य होता है समग्र में से कुछ अंशों का चयन करना। Finding some few units in a universal set that represent the whole, यानी कुछ ऐसे अंशों का चयन करें जो समग्र का हमें प्रतिदर्श यानी समग्र के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करें। इन्हें हम प्रतिदर्श, प्रतिचयन, इंग्लिश में सैंपलिंग कहते हैं। डेटा को कलेक्ट करने की दो सामान्य विधियां होती हैं। एक विधि होती है सेंसस मेथड और एक होता है सैंपलिंग मेथड। सेंसस मेथड का मतलब होता है कि समग्र का ही हम अध्ययन कर लें, यानी जो कहा जाए जनसांख्य विधि, जिसमें हम समग्र का ही अध्ययन करते हैं। पूरी लोगों से, जनसंख्या से सूचना ग्रहण कर लिया जाए तो हमें समस्त का ग्रहण यानी सूचना प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया दिखती है, परंतु उतना सिंपल होता नहीं, क्योंकि जब समग्र बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो एक व्यक्ति विशेष या कुछ समूह के माध्यम से समग्र का प्रतिचयन करना, सभी से डाटा लेना, डेटा को कलेक्ट करना एक कठिन और कई बार असंभव कार्य हो जाता है। लेकिन यह भी होता है जैसे कि जब जनसंख्या ग्रहण करना होता है तो देश में जब जनसंख्या यानी कि जनसंख्या की गणना की जाती है तो हम जनसंख्यांक विधि यानी सेंसस मेथड का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे में लार्ज लेवल पर इसके लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, बड़े समूह को बनाया जाता है, लाखों करोड़ों लोगों को इसमें लगाया जा सकता है और प्रति व्यक्ति शाह जानकारी ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को सेंसस मेथड यानी जनसंख्यांक विधि कहा जाएगा। परंतु जब एक शोधकर्ता रिसर्च कर रहा है या यूं कहें कि कोई एक एनजीओ रिसर्च कर रहा है और एक कुछ लोगों के ग्रुप के साथ कर रहा है या इंडिविजुअली रिसर्च स्कॉलर रिसर्च कर रहा है, तो फिर बहुत बड़े क्षेत्र में हमारे लिए इस प्रक्रिया को जनसांख्य के विधि के माध्यम से कर पाना कठिन हो जाता है। ऐसे में हम इतने बड़े से समूह में कुछ अंशों का चयन करते हैं और उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मेथड को, इस विधि को, इस तकनीक को हम सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग यानी समग्र में से कुछ अंशों का चयन करना, जो अंश हमने चयनित किए हैं वो समग्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। अब इसी प्रक्रिया में बहुत से प्रकार के सैंपलिंग होते हैं। आज एक सैंपलिंग पे चर्चा करेंगे जो है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल, जिसको हिंदी में कहा जाए हिमकुंदक प्रतिचयन, नाम से बड़ा अजीब लगता है। हिमकुंदक प्रतिचयन ये कैसी प्रक्रिया है? हिमकुंदक यानी बर्फ का गोला। अब किसी सामान्यता के आधार पर इसका नाम बर्फ का गोला रखा गया है। सामान्यता क्या है कि जैसे बर्फ के गोले में अक्सर एक विशेषता है कि बर्फ का गोला के ऊपर जैसे जैसे बर्फ के ढर्रे में बर्फ के अंश जुड़ते जाते हैं उसका आकार बढ़ता जाता है। कुछ इस प्रकार से समझेंगे। सपोज करिए कि बर्फ का एक गोला है और बर्फ के गोले में धीरे धीरे बर्फ के ढर्रे जुड़ते जा रहे हैं, तो इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाना है। अब जैसे बर्फ की ढर्रे में बर्फ की जुड़ने से उसका आकार बढ़ रहा है, समानता के आधार पर एक प्रतिचयन का निर्माण किया गया जिसमें कहा गया कि सूचना का कोई सोर्स हमें मिलने के बाद या सूचना थोड़ी सी जब हमें प्रदान हो जाती है तो उस सूचना को अन्य लोगों से सूचना ग्रहण करने के दृष्टिकोण से रेफरेंस इत्यादि के माध्यम से उसमें हम सूचना प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। एज यूजली होता यूं है कि हम किसी से कोई सूचना प्राप्त करते हैं और वह व्यक्ति हमें दूसरे व्यक्ति के पास रेफर कर देता है कि हम उसके पास जाकर सूचना प्राप्त कर लें। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग शुरू होता है फ्रॉम अ पर्सन टू द पार्ट ऑफ द अदर पर्सन। सो ये पर्सन टू पर्सन हमें इंफॉर्मेशन गैदर होना शुरू होता है। तो प्रारंभ में हमारे पास एक बिंदु के रूप में सूचना होती है
पॉइंट के रूप में होती है। धीरे धीरे हम उसे अन्य लोगों से ग्रहण करते हैं और ग्रहण के दौरान सूचना का दायरा बढ़ता चला जाता है। उसी बात को, उसी समानता, जिस प्रकार से सूचना का थोड़ा सा बिंदु या आधार हमें अन्य लोगों से सूचना संपर्क ग्रहण करने में मदद करता है और आकार भी धीरे धीरे इसका बढ़ता जाता है। अब चूंकि इसमें हिम के कुंदक यानी कि बर्फ के गेंदे यानी स्नो के बॉल जैसी विशेषता पाई जा रही है कि बर्फ के जर्रे में धीरे धीरे बर्फ के जुड़ने से उसका आकार बढ़ रहा है, तो सूचना के दायरे में धीरे धीरे सूचना के अंशों के बढ़ने से उसका आकार बढ़ता जाता है। समान प्रवृत्ति होने की वजह से हम इसे नाम देते हैं स्नोबॉल प्रतिचयन या स्नोबॉल सैंपलिंग। अब इसमें एक और विशेषता पाई जाती है कि ये कड़ी दर कड़ी सूचना को प्राप्ति करता है। एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में हम गए, उसने हमें रेफर कर दिया कि अन्य व्यक्ति के पास चले जाइए, फिर दूसरे व्यक्ति। तो यहाँ पर एक विशेषता दिख रही है कि एक कड़ी बन रही है जिसमें हम दूसरों से सूचना प्राप्त करके रेफर होते चलते हैं, इसीलिए इसे कड़ी प्रतिचयन यानी चेन सैंपलिंग भी कई बार कहा जाता है। थोड़ा से मैटर पे चलते हैं जो मैंने प्रिपेयर किया है। हिमगेंद प्रतिचयन स्नोबॉल सैंपलिंग होता है। असंभाव्य प्रतिचयन असंभाव्य बोला जाता है। असंभाव्य की इंग्लिश होती है नॉन प्रोबेबल या अनप्रोबेबल। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अनप्रोबेबल का मतलब या नॉन प्रोबेबल का मतलब हुआ कि जिसकी संभावनाएं कम हो। प्रतिचयन में एक ऐसा प्रतिचयन मेथड जिसके अंतर्गत सबकी चुने जाने की संभावनाएं लगभग कम पाई जाती है। अब इसमें कैसे कम पाई जाएगी? जाहिर सी बात है, हमें जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के पास रेफर किया तो हम किसी गलत डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और इसमें सभी तरफ हमने मूव करके किसी एक ही दिशा में मुड़ते चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सबके चांसेस नहीं रह जाएंगे कि हम सबसे जानकारी प्राप्त कर लें और कई बार गलत दिशा में होने की वजह से हम गलत इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। तो असंभव का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक दिशा में मुड़ जाना और सबकी ओर ना संकेत कर पाना, सबसे सूचना प्राप्त करने की गुंजाइश कमजोर हो जाती है। अब चूंकि ऐसी इसकी प्रकृति होती है इसलिए हम इसे असंभाव्य प्रतिचयन का नाम देते हैं। असंभाव्य प्रतिचयन का ऐसा स्वरूप हिमगेंद प्रतिचयन के नाम से जाना जाता है जिसमें सूचना दाताओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अभी ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा जिसमें मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन हम एक बिंदु से शुरू करते हैं और अन्य लोगों से रिफर होना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है इन्फॉर्मर्स जो है वो रिस्पॉन्डर्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। हम एक व्यक्ति से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, वो हमें दूसरे के पास भेजता है, रेफर्ड करता है, आप इनके पास चले जाओ, वहां जाके सूचना ले आओ। वो व्यक्ति से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर हम कहीं और जाएंगे दूसरे व्यक्ति के पास, वो हमें दूसरे के साथ रेफर कर देगा। रेफरेंस के आधार पे हमारे पास जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले लोगों की संख्या वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मैं इंग्लिश में इस बात को बता देता हूँ। सच अ फॉर्म ऑफ अनप्रोबेबल सैम्पलिंग इज नोन एज स्नोबॉल सैम्पलिंग इन विच द नंबर्स ऑफ इन्फॉर्मर्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अध्ययन समग्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात है, हम ऐसा मेथड कब प्रयोग करते हैं? ऐसा मेथड हम तभी प्रयोग करेंगे जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। यूं कहे कि वेरी लेटेस्ट ऐसा एकदम न्यू टॉपिक है जिसके विषय में हम ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई टॉपिक चयन किया गया जिसपे हम डेटा को ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हिम कुंदक प्रतिचयन ही ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कब होगा? जैसे उस पर हमारे पास सेकेंडरी डाटा ना होगा, प्राइमरी पीपल्स भी ना होंगे और वो होंगे तो लेस होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम रेफरेंस को ही एक आधार बनाएंगे और रेफरेंस के आधार एकदम नए प्रकार का टॉपिक है या ऐसा टॉपिक जिस पे ज्यादा आज तक रिसर्च नहीं हुआ है, ऐसे टॉपिक्स पे हम स्नोबॉल सैंपलिंग का चयन करते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अध्ययन समग्र का मतलब पूरे सेट है, जो यूनिवर्सल सेट है के बारे में पूरी जानकारी नहीं होता या आधी अधूरी अपर्याप्त जानकारी होती है एवं सूचना दाताओं से संपर्क करना, उनसे जानकारी इकट्ठा करना कठिन होता है। इंफॉर्मेशन लेना, हमें पता नहीं हम किससे मिले, हम किसके पास जाएं, कौन हमें सही रास्ता बताएगा, तो जिससे पूछा उसने हमें दूसरे के पास रेफर किया, उसने हमें
दूसरे व्यक्ति ने तीसरे या किसी अन्य सोर्स पे भेज दिया, तो जाहिर सी बात है कई बार ऐसा होता है कि हम जिसके पास रेफर किए गए वहां भी जाने में असंभव या कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इन सब दिशाओं में इसी प्रकार के सैंपलिंग का प्रयोग किया जाएगा। This method is used when the knowledge for the study material is not complete or we have little knowledge only, and contacting informers and collecting knowledge to them is also very difficult. So in such a way we feel it is we should prefer to the snowball sampling. यह विधि हीलिंग गेंद की उपमा पर आधारित है, जिसमें बर्फ के ढेले को बार बार बर्फ मिलाकर जैसे जैसे गोल किया जाता है उसका आकार बढ़ता जाता है। The method is based on the simile of snowball, in which by adding the balls of the snow in its size increases gradually. So the information size also increases increasingly as the informations has been imparted by the responders or informers. So that's why we see this as snowball sampling. snowball sampling इसीलिए हिमकुंदक प्रतिचयन हम इसे कहते हैं।